नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। लखनऊ से बड़ी खबर है, कोरोना संकट के बीच में होगा विधानसभा सत्र। आपको बता दें, विधानसभा में एक सीट छोड़कर बैठेंगे सभी विधायक। 20 अगस्त से शुरू होगा यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र। जी हां, ये बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना के चलते महज 3 दिनों का होगा मॉनसून सत्र। विधानसभा सत्र में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। 3 दिनों के सत्र में निपटाए जाएंगे सिर्फ जरूरी कामकाज। विधानसभा सत्र में इस बार नहीं होगी दर्शक दीर्घा। सत्र में पूर्व सांसदों विधायकों के स्थायी पास रहेंगे निरस्त। आपको बता दें, संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक 6 महीने के भीतर विधानसभा का सत्र बुलाना जरूरी होता है। तो विधानसभा सत्र में इस बार दर्शक दीर्घा नहीं अलाउ की जाएगी। सत्र इस बार बहुत अलग तरीके से होने वाला है। सत्र में पूर्व सांसद और विधायकों के स्थायी पास को भी निरस्त किया जाएगा। ये आदेश जारी किया गया है। जो बहुत जरूरी कामकाज हैं, सिर्फ उन्हें ही निपटाने का आदेश सत्र के दौरान होगा। कोविड को देखते हुए ये तमाम प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं। तो कोरोना के चलते महज 3 दिनों का ही इस बार मॉनसून सत्र होने वाला है। नीलेश चौहान हमारे सहयोगी अपडेट के साथ इस पूरे मामले पर जुड़ चुके हैं। नीलेश, क्या कुछ अलग तस्वीर इस बार मॉनसून सत्र की देखने को मिलेगी? 3 दिनों का सत्र होगा और बहुत अलग तरीके से कोविड के लिहाज से बहुत सारे नियम कानून में चेंजेस यहां पर किए गए हैं। खास तौर पर दर्शक दीर्घा इस बार नहीं होगी। क्या कुछ और अपडेट है? निकोबार की व्यापक भूमिका है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि ये 3 दिनों का मात्र सत्र होगा। इसमें तमाम चीजों में बदलाव किया गया, चाहे वो बैठने की व्यवस्था हो। पहले देखा जाता था कि मंत्री और विधायक जो होते थे वो एक के बाद एक तमाम सीटों पर बैठते थे, लेकिन इस बार वो व्यवस्था नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी में जिस तरीके से कोरोना अपना कहर बरपा रहा है, उसको देखते हुए 3 दिनों का मात्र मानसून सत्र रखा गया है। उसके अलावा जो बैठने की व्यवस्था है विधायकों के लिए, वो एक के बाद एक सीट छोड़कर बैठेंगे, ताकि जो कोरोना का बढ़ता हुआ संक्रमण है वो ना फैल सके। इसके अलावा जो दर्शक दीर्घा हुआ करती थी, उसमें भी सीटिंग प्लान किया जा रहा है। वहां पर भी सीटें लगाई जाएंगी कि जो मंत्री विधायक है वो वहां पर बैठ पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात और महत्वपूर्ण ये है कि इस समय अगर हम बात करें तो जो विधायक हैं या मंत्री हैं, तमाम ऐसे विधायक और मंत्री हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं या फिर जिनके अंदर लक्षण है, जिनको घर में ही आइसोलेट किया गया है। विधि और न्याय मंत्री ब्रजेश पाठक को आज ज्यादा समस्या होने के बाद पीजीआई के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है। वहां पर उनको आईसीयू में रखा गया है। तो ऐसी तमाम व्यवस्थाएं 20 तारीख को देखने को मिलेंगी कि कितने विधायक और कितने मंत्री इस मानसून सत्र में शामिल होंगे। क्योंकि इस समय अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की या पूरे देश की, तो कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से उत्तर प्रदेश और देश एक तरफ जूझ रहा है, तो दूसरी ओर ये मानसून सत्र शुरू होगा 20 अगस्त से, जो कि काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि इस बार मानसून सत्र के दौरान तमाम जो बिंदु हैं उन पर चर्चा होनी है, चाहे आने वाली जो योजनाएं हैं उत्तर प्रदेश के अंदर की गरीबों को किस तरीके से राशन पहुंचाया जाएगा। बिल्कुल नीलेश, कौन कौन से ये कहा गया है कि जो बहुत जरूरी कामकाज है सिर्फ उसे ही इसमें कंप्लीट किया जाएगा? कौन कौन से ऐसे वो प्रमुख मुद्दे होंगे जिस पर इस बार मॉनसून सत्र में बातचीत होगी और कामकाज होगा? नियम के तहत शुरू किया जाए वो, और उसके अलावा जो यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं भी रुकी हुई हैं, तमाम रिजल्ट पेंडिंग है, तमाम छात्र अभी इस बात का आश्वासन लेकर बैठे हुए हैं कि उनकी एक बार फिर से परीक्षा होगी और परीक्षा पास होकर वो आगे की अपनी जो भूमिका होगी, जो रणनीति होगी कि आखिर उनको किस क्षेत्र में जाना है, उन तमाम चीजों को तय किया जाना है। तो इस बार जो मानसून सत्र होगा, इन तमाम बिंदुओं पर महत्वपूर्ण चर्चा होनी है। लेकिन उसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 3 दिनों का मात्र ये मानसून सत्र रहेगा। इन 3 दिनों के ही अंदर तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा सरकार की तरफ से और विपक्ष की तरफ से होनी है। तमाम मुद्दों पर गहमा गहमी भी सरकार की तरफ से, विपक्ष की तरफ से सरकार को देखी जा सकती है। विपक्ष तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरता हुआ नजर भी आएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से इस समय अपराध बढ़ा है, या फिर कह सकते हैं कि महिलाओं के ऊपर जिस तरीके से घटनाएं सामने आ रही हैं, चाहे हम अमेठी की घटना लखनऊ में जो है उसकी बात कर लें, इन तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष भी सरकार को घेरता हुआ नजर आएगा। खासतौर पर इस समय जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे हम बसपा की बात करें, सपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें, या फिर जो छोटे छोटे दूसरे दल हैं, वो लगातार सरकार को इस मुद्दे पर घेरते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार जो है ठाकुर और पंडितवाद में घिर गई है। अब दूसरी पार्टियां भी इसी बात को लेकर कूद पड़ी हैं। सोशल मीडिया वार शुरू हो गए हैं। आज की अगर हम बात करें तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने चेता दिया कि आने वाले जो मानसून सत्र है उसमें इस बात पर चर्चा की जाएगी कि उत्तर प्रदेश के अंदर जातिगत राजनीति ना हो। क्योंकि जिस तरीके से तमाम पार्टियों ने अब शुरू कर दिया है कि वो इस बार जो 2022 में चुनाव होने हैं वो ब्राह्मण कार्ड के रूप में देख रही हैं। क्योंकि जब से अयोध्या के अंदर राम जन्मभूमि पर
मंदिर निर्माण को लेकर भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। उसके बाद से लगातार ये बसपा की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भी बुलाना चाहिए था, ताकि जो दलित वर्ग है उनको एक अच्छा संदेश जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। उसको लेकर तमाम जो राजनीतिक दल हैं इस बार विधानसभा सत्र में सरकार को घेरते हुए नजर आएंगे। उसके अलावा इन 3 दिनों के अंदर ही ये सारे मुद्दों पर चर्चा होनी है, और चर्चा किस तरीके से होगी ये देखने वाली बात होगी। उसके अलावा जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो विधायक हैं, कितने विधायक इस मानसून सत्र में हिस्सा ले सकते हैं, ये भी देखने वाली बात है। चलिए, बिल्कुल नरेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। खबर दिल्ली से, जहां राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा है। जी हां, आपको बता दें 2 करोड़ नौकरियों का वादा था, 14 करोड़ हो गए बेरोजगार। नोटबंदी, गलत जीएसटी, लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था खत्म हो गई है। हिंदुस्तान अब अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे सकता। रोजगार 2 अभियान को लॉन्च करते हुए सरकार पर बरसे हैं राहुल। आपको बता दें, इस मुद्दे को यूथ कांग्रेस हर कस्बे में, हर सड़क पर उठाएगी। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश के बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरियों की मांग करते हुए ऑनलाइन अभियान का आगाज किया। रोजगार 2 अभियान को लॉन्च करते हुए राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि उन्होंने 2 साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का अपना वादा पूरा नहीं किया। भाई और बहनों, नमस्कार। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने देश के युवाओं से वायदा किया था कि 2 करोड़ युवाओं को वो रोजगार दिलवाएंगे हर साल। बहुत बड़ा सपना दिया, सच्चाई निकली। 14 करोड़ लोगों को नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसीज ने बेरोजगार बना दिया है। ये क्यों हुआ? गलत पॉलिसीज के कारण। नोटबंदी, गलत जीएसटी और फिर लॉकडाउन। इन 3 कदमों ने हिंदुस्तान के स्ट्रक्चर को, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को खत्म कर दिया है, नष्ट कर दिया है। और अब सच्चाई ये है कि हिंदुस्तान अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे सकता है। इसीलिए यूथ कांग्रेस जमीन पर उतर रही है। और मुझे बहुत खुशी है कि इस मुद्दे को यूथ कांग्रेस हर कस्बे में, सड़कों पे उठाएगी और पूरे दम से इस मुद्दे को उठाने जा रही है। रोजगार 2 प्रोग्राम से आप सब जुड़िए और यूथ कांग्रेस के साथ मिलकर देश की युवाओं को रोजगार दिलवाइए। अंत में मैं यूथ कांग्रेस को बधाई देना चाहता हूं। आपका स्थापना दिवस है। लगे रहिए, हिंदुस्तान के युवाओं के लिए लड़िए। धन्यवाद। जय हिंद। चलिए आगे बढ़ेंगे। लखनऊ से खबर है, जहां पीजीआई में भर्ती कराए गए कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक की बड़ी खबर आपको बता दें। सांस लेने में तकलीफ की शिकायत पर एडमिट किया गया है। कोरोना पॉजिटिव आने के बाद सरकारी आवास में उन्हें आइसोलेट किया गया था। लेकिन अब ये बड़ा अपडेट आपको दे दें, पीजीआई में उन्हें भर्ती कर दिया गया है। सांस लेने में तकलीफ की शिकायत पर उनको अब एडमिट किया गया है। कोरोना पॉजिटिव आने के बाद सरकारी आवास में ही उन्हें आइसोलेट किया गया था, लेकिन जब तकलीफ उनकी बढ़ी तो उन्हें पीजीआई में इलाज के लिए भर्ती कर दिया गया। कोविड-19 के कहर से जहां दुनिया परेशान है, वहीं ऐसे में भारत से भी हालात बेहतर नहीं है। भारत के बढ़ते संक्रमण के चलते सरकार ने देश में लॉकडाउन लगा दिया था। लॉकडाउन लगने से तो बात स्कूलों की करेंगे, जहां पर कोविड-19 की वजह से बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अब स्कूलों ने अभिभावकों से फीस की डिमांड कर दी है। सवाल ये उठ रहा है कि अब बच्चे अपने घर पर पढ़ाई कर रहे हैं, अभिभावक अपने बच्चों पर इंटरनेट का खर्चा कर रहे हैं, घर में वाईफाई, नए फोन, कंप्यूटर आदि खरीद लाए हैं, मगर जिस तरीके से स्कूल फीस के लिए दबाव बना है, उससे अभिभावकों पर दोहरी मार पड़ रही है। प्राइवेट स्कूल की बात मैं करूं तो प्राइवेट स्कूल वालों का साथ मैं नहीं दे रही हूं, बट कहीं ना कहीं जैसे हमारा रोजगार है, ऐसे स्कूल के टीचर्स का भी है। आप एक्स्ट्रा पेमेंट ना करें, आप एनुअल चार्जेस ना दें, आप एक्टिविटी चार्जेस ना दें, आप कन्वेंस चार्जेस रोक लें, बट ट्यूशन फ़ी आपको देनी चाहिए।
पेरेंट्स के ऊपर दोहरी मार सी है कि ऑनलाइन क्लासेस के हिसाब से पहले उन्होंने ये एक्सपेंसेस बियर किए और अभी उनको स्कूल्स को कंप्लीट फ़ीस भी देनी है, तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं अनुचित सा चीज़ें हैं। तो मेरा सरकार से एक ये रिक्वेस्ट है, उनसे एक निवेदन है कि आप प्लीज़ इस पर कुछ उचित निर्णय लें। प्राइवेट स्कूल जो ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर फ़ी वसूलने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उसका पूरी तरह से विरोध करती हूं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस का जो वर्चुअल क्लासेस हैं उनका कंपैरिजन नॉर्मल स्कूलिंग से नहीं हो सकता है। नॉर्मल स्कूलिंग में बच्चे के ऊपर टीचर्स इंडिविजुअल अटेंशन देते थे, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, जो अब सब कुछ पेरेंट्स के ऊपर आ गया है, अब पेरेंट्स को कराना पड़ रहा है। दूसरा खर्चा भी जो है पेरेंट्स ने फ़ोन ख़रीदने में या लैपटॉप ख़रीदने में जस्ट डबल किया है, ऊपर से जो भी जीबी का खर्चा है वो सब भी पेरेंट्स ही कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल की बात मैं करूँ तो प्राइवेट खबर फिरोजाबाद से, जहां नगर निगम के भ्रष्टाचार की पोल खुली। नगर निगम के अधिकारियों और ठेकेदारों की बड़ी मिलीभगत। ठेकेदारों ने 26 करोड़ के टेंडर हथियाने का प्लान बनाया था। धांधली करने वाले ठेकेदार और अधिकारियों के मंसूबों पर पानी फिरा है। 26 करोड़ के टेंडर निरस्त किए गए। टेंडर मैनेज करने के लिए अधिकारियों ने लिया 5% कमीशन। सूत्र बताते हैं, सोशल मीडिया पर किरकिरी के बाद में महापौर नूतन राठौर ने टेंडर कराए निरस्त। टेंडर की पुलिंग करके ई टेंडरिंग को गच्चा देने की साजिश की गई थी। टेंडर निरस्त होने पर ठेकेदार और निगम के अधिकारियों में खलबली का माहौल। 14वें वित्त और अवस्थापना निधि के अंतर्गत करोड़ों के प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। 15 जुलाई को 26 करोड़ से 142 स्थानों पर टेंडर आमंत्रित किए गए थे। टेंडर मैनेज करने के लिए निगम के बड़े अधिकारियों के ठेकेदारों से डील हुई थी। एक नगर निगम ने लगभग 26 करोड़ रुपए के ई टेंडर आमंत्रित किए थे। ऑल्दो ई टेंडरिंग प्रक्रिया स्वयं में ही पूरी ट्रांसपेरेंट होती है, लेकिन ये संज्ञान में आ रहा था कुछ स्रोतों से कि इसमें कुछ ठेकेदार उसको पूल करने की तैयारी में हैं। पूल करने से मतलब है कि वो टेंडर आपस में बांटते हुए और एक व्यक्ति वही लिमिटेड लोग उन टेंडरों को डालेंगे, जिसमें जो टेंडर अमूमन अपने 10 से 15 से 20% बिलो तक हमारे टेंडर जाते हैं, वो एस्टिमेटेड दर के बिल्कुल आसपास ही होंगे। वैसी लोग तैयारी कर रहे थे, तो उसको संज्ञान में आते हुए उस पूलिंग को तोड़ने के लिए टेंडर फिलहाल निरस्त किए। खबर गाजीपुर से है, जहां अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी का बड़ा बयान। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का 52% काम पूरा हो चुका है। एसीएस कह रहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। मानसून सीजन के बाद में एक्सप्रेसवे निर्माण और तेजी से करा जाएगा। अगले वर्ष जनवरी तक परिवहन शुरू होने की उम्मीद है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे निर्माण की प्रगति का अवनीश अवस्थी ने जायजा लिया। बहुत तेज़ी से चल रहा है। पूरी एक्सप्रेसवे में लगभग 52% का काम हो गया है। मऊ और गाजीपुर के काम यहाँ निरीक्षण किया है, जिलाधिकारी दोनों यहाँ मौजूद थे। हम लोग बहुत तेज़ी से इस काम को कर रहे हैं। अब ज़मीन के जो भी इश्यूज़ हैं लगभग सभी सॉल्व हो गए हैं और हमारी कोशिश है कि हम इसको दिसंबर जनवरी तक सड़क का जो मेन पोर्शन है उसको शुरू कर दें। हमने अपने सभी कॉन्ट्रैक्टर से कहा है कि अब बरसात जैसे जैसे ख़त्म होती है तो तुरंत तेज़ी लाई जाए और इस काम को जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए। अभी सड़क पर हमने अपने एक वर्कर से पूछा कि सड़क कहाँ तक जाएगी, तो दिल्ली तक जाएगी इन्होंने कहा। तो ये वाकई दिल्ली तक जाएगी, क्योंकि ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसी बन जाएगी तो लखनऊ में तब तक रिंग रोड का भी हिस्सा बन जाएगा और आगरा एक्सप्रेसवे से फिर दिल्ली तक जा सकेंगे।